नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने टेंसर एनालिसिस को स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टेंसर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो का हमारा जो टाइटल है वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टेंसर्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने टेंसर क्या है उसको हमने सीखा है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। देखिए, टेंसर को आपने देखा होगा, जब डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि टेंसर जो है वो स्केलर और वेक्टर का जनरलाइजेशन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि टेंसर जो है उसको हम बोलते हैं कि वो स्केलर और वेक्टर का जनरलाइजेशन है। तो वो किस तरीके से जनरलाइजेशन है वो हम देखते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटीज़ लिखी है, टेम्परेचर, डिस्टेंस, मास, और इनको हमने देखा था कि ये कैसी क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटीज़ कहलाएगी, स्केलर। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, जो कैसी क्वांटिटीज़ है, वेक्टर। टू रिप्रेजेंट वेक्टर व्हाट वी नीड, हमको चाहिए एक मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन। तो ये वेक्टर है। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेस के लिए आपको चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, उसके साथ साथ प्लेन ऑफ एक्शन चाहिए। यहाँ पर मैंने स्ट्रेस को बनाया हुआ है। स्ट्रेस हमने यहाँ पर एक बीम ली थी और बीम के अंदर कोई हमने पॉइंट ओ कंसीडर किया था। उस ओ पॉइंट पर 3 क्रॉस सेक्शनल एरियाज जो थे, ठीक है, जो 3 प्लेन है हमारे पास, एक्स वाई वाई जेड, हमारे पास जो ये 3 प्लेन है, ठीक है, इन 3 प्लेन से कट होने वाले जो 3 क्रॉस सेक्शनल एरियाज बनेंगे, उन पे जो पॉसिबल फोर्सेज लगेंगे, फोर्सेज पर यूनिट एरिया, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, तो उसको हमने इस डायग्राम के हेल्प से समझा था। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ पर टी एक्स काम कर रहा है, टी वाई और टी जेड, ये 3 क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं। और इन 3 क्रॉस सेक्शनल एरियाज पर जो स्ट्रेस काम कर रहा है उसको हमने डिनोट किया था टी एक्स, टी वाई और टी जेड से। ठीक है, टी एक्स को फर्दर हमने 3 कंपोनेंट में बांटा था, टी वाई को हमने 3 कंपोनेंट में बांटा था और टी जेड को भी हमने 3 कंपोनेंट में बांटा था। जब हम टी एक्स को 3 कंपोनेंट में बांट रहे हैं तो एक कंपोनेंट जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, सिग्मा एक्स एक्स से डिनोट किया था। टी वाई का जो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, जिसको हमने सिग्मा वाई एक्स से डिनोट किया था, क्योंकि ये वाई प्लेन दैट मीन्स एक्स जेड प्लेन के अलॉन्ग लग रहा है और एक्स जेड प्लेन पर लग रहा है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, और सिग्मा जेड एक्स जो कंपोनेंट है वो टी जेड का कंपोनेंट है, जेड प्लेन पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फिर हमने ये देखा था कि ये तीनों, टी जेड का ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाला कंपोनेंट, टी वाई का ये कंपोनेंट और टी एक्स का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाला ये कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उसी तरीके से सिग्मा एक्स वाई जो वर्टिकल है, जिसको मैंने रेड एरो से दिखाया है, वो तीनों की डायरेक्शन भी एक ही है। फिर जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, जिसको हमने ब्लू एरो से डिनोट किया है, उन तीनों की भी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन था कि क्या इनको हम कंबाइन कर सकते हैं या नहीं। दैट मीन्स जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहे हैं तीनों फोर्सेज, तीनों स्ट्रेस, उनको हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। फिर जो रेड से जिनको डिनोट किया उन तीनों को कंबाइन करके एक फोर्स, एक मतलब कंपोनेंट से डिनोट कर लेते हैं। और ब्लू से जो अपन को 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं, क्या हम उनको कंबाइन कर सकते हैं और उससे हमारे पास क्या होगा, एक कंपोनेंट आएगा। अगर ऐसा हो पाता, अगर हम इनको कंबाइन कर पाते, तो अभी जो आपको 9 कंपोनेंट दिख रहे हैं वो क्या होता, 3 कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता। और अगर ये 3 कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते तो ये फिर से क्वांटिटी क्या बन जाती, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती। लेकिन हम इस सिग्मा वाई एक्स को, जो ये येलो एरो से मैंने दिखाया है, यहाँ पर भी इन तीनों को कंबाइन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए हम कंबाइन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्मा एक्स एक्स है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये जो दोनों फोर्सेज हैं वो क्या है, इस फोर्स को देखो, ये क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है, नहीं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, ये प्लेन के पैरेलल है या फिर अलोंग द सरफेस है, अलोंग द प्लेन है। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इसका नेचर क्या होगा, शेयर स्ट्रेस कहा जाता है। ये भी शेयर स्ट्रेस, लेकिन ये कैसा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस। और इनका नेचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इससे जो बीम में डिफॉर्मेशन होगा, इस फोर्स के, इस स्ट्रेस के लगने से जो बीम डिफॉर्म होगी वो अलग तरीके से होगी। इसीलिए हम इन 3 कंपोनेंट को कंबाइन नहीं कर सकते।
उस तरीके से ये जो रेड एरो से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी नेचर अलग अलग है। इसमें जो दिख रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है और ये अलोंग द सरफेस है, ये भी अलोंग द सरफेस है, तो ये शेयर स्ट्रेस है, इसलिए हम इनको भी कंबाइन नहीं कर सकते। तो इन 9 कंपोनेंट का जो नेचर ऑफ डिफॉर्मेशन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। इससे बीम जो डिफॉर्म होगी वो अलग तरीके से होगी, इसलिए इन सब कंपोनेंट को हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कहते हैं। और 9 कंपोनेंट को रिप्रेजेंट हमने किस में किया था, मैट्रिक्स में। और इसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ये क्वांटिटी वेक्टर तो नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस इट हैज़ प्लेन ऑफ एक्शन। इसके पास तो प्लेन ऑफ एक्शन भी है, ठीक है। हर प्लेन पर एक ही पॉइंट पे हम देख रहे थे, एक बीम में हमने ओ पॉइंट कंसीडर किया था, उस ओ से पास होने वाले हमने 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं। तो मतलब ओ पॉइंट से पास होने के, ओ पॉइंट पर लगने वाले स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट हैं, 9 कंपोनेंट है, ठीक है। तो और उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एंड इट हैज़ प्लेन ऑफ एक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा, टेंसर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये टेंसर का एग्जाम्पल है। तो टेंसर, फिर हमने देखा था कि टेंसर वेक्टर और स्केलर का जनरलाइजेशन क्यों है, तो उसके लिए फिर हमने डिफाइन किया था रैंक, ठीक है। रैंक को अपन ने डिफाइन किया था और फिर हमने देखा था कि स्केलर जो है वो टेंसर ऑफ रैंक 0 है, वेक्टर टेंसर ऑफ रैंक 1 है, और ये जो स्ट्रेस टेंसर है, स्ट्रेस जो है वो टेंसर बनता है रैंक 2 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक 2 के जो भी टेंसर होंगे उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसलिए कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि मैट्रिक्स इज़ अ टेंसर, बट ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स इज़ यूज्ड टू राइट अ टेंसर। टेंसर को लिखने के लिए, टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। जिस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक कॉलम वेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, V1 V2 V3, एक कॉलम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं टू डिनोट अ वेक्टर। वेक्टर के 3 कंपोनेंट है, मान लो वेक्टर को आपने 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन किया है, तो वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे और उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कॉलम मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रैंक 1 टेंसर है, और रैंक 2 टेंसर को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेस जो है वो 3 डायमेंशनल रैंक 2 टेंसर है, डायमेंशन 3 है, तो इसमें कंपोनेंट कितने होंगे, 3 स्क्वायर, दैट इज़ 9। हमने ये भी देखा था कि अगर डायमेंशन m है किसी का और रैंक n है तो उसके पास कंपोनेंट कितने होंगे, m टू द पावर n। डायमेंशन टू द पावर रैंक, ये क्या देगा आपको, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो ये सब हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, और इस एक हमने टेंसर की डेफिनेशन को मतलब इतना कवर करके फिर हमने उस वीडियो को कंप्लीट किया था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टेंसर, तो टेंसर की जो डेफिनेशन है वो आपको इस तरीके से लिखनी है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अनचेंज रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी, किसमें, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हो। मतलब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी एंड ऑबेज सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को फॉलो करेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वेक्टर इनवेरिएंट रहेगा लेकिन उसके कंपोनेंट चेंज करेंगे, ठीक है। जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, मान लेते हैं एक वेक्टर v है, v को आप लिख रहे हैं, अगर ये जिस भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है वेक्टर है तो वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता होगा, और उस वेक्टर स्पेस का मान लो e1 e2 e3 ये सब क्या है, उसके बेसिस एलिमेंट है। हम यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनाइट डायमेंशनल अगर वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं बेसिस वेक्टर के, तो उसको लिखा है vi ei। अब हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से जब आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, मान लो आपके पास पहले ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, अब आपने इसको चेंज कर दिया, मान लो इसको चेंज कर दिया इससे, इसको आपने चेंज कर दिया इस तरीके से, और ये जेड एक्सिस आपने ये चेंज कर दिया, ये एक्स बार वाई बार जेड बार। तो ये हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये जो दिख रहा है ऑर्थोगोनल वाला, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके बेसिस वेक्टर थे e1 e2 e3, इस तरीके से आपने डिनोट किया था। अब जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके मैं बेसिस वेक्टर ei बार से डिनोट कर रही हूँ, मतलब इसके अलॉन्ग जो होगा वो e1 बार e2 बार e3 बार, अगर और ज़्यादा डायमेंशन है तो e4 बार e5 बार, इस तरीके से आपको आगे जाना है।
तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इस वेक्टर को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ई आई बार विद यहाँ पर जो स्केलर्स है जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं उनको मैंने डिनोट किया वी आई बार। तो फिर क्या लिखा है कि इफ़ ई आई इज़ नॉट इक्वल टू ई आई बार, अगर बेसिस वेक्टर सेम नहीं है तो कंपोनेंट भी सेम नहीं होंगे, वी आई इज़ नॉट इक्वल टू वी आई बार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेसिस वेक्टर को चेंज कर रहे हैं तो कंपोनेंट भी चेंज होंगे, बट द वैल्यू ऑफ वेक्टर विल रिमेन सेम। देखो वी तो स्टिल सेम है, कौन चेंज हो रहा है, बेसिस वेक्टर को चेंज करने पे कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। यही जो आपको बोला गया ना कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने पर v की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने का मतलब है आप बेसिस वेक्टर को चेंज कर रहे हैं। तो यही लिखा है इफ़ ई आई इज़ नॉट इक्वल टू ई आई बार, इसका मतलब ये ओल्ड वाला बेसिस वेक्टर है, ये न्यू बेसिस वेक्टर है, जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस वेक्टर है। अगर वो सेम नहीं है इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हुआ है, तो कंपोनेंट भी चेंज होंगे। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं डायमेंशन 3 ले रही हूँ, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ऑर्थोगोनल एक्स वाई जेड जहाँ पर एक्सिस हैं। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर है ओ ए, ठीक है, और इस वेक्टर को डिनोट किया है यू से, ये वेक्टर है, ठीक है, यू वेक्टर। अब आपको अगर इसको लिखना है, इसका अगर आपको कंपोनेंट बताने तो आप कैसे बताएंगे, इसका फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है, तो ए से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, और वो जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, आपको ये लाइन ड्रॉप करनी है। ये लाइन जो है ना ये जेड एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जब आप ड्रॉ करेंगे लाइन तो वो परपेंडिकुलर ही होगी एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि जेड जो है वो परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे, और आपको ए से ड्रॉप करना है एक लाइन जो जेड के पैरेलल हो, ठीक है, तो वो फिर क्या होगी, एक्स वाई के परपेंडिकुलर ही होगी, इसलिए यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर लिखा है। अब यहाँ पर इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट कितना होगा, z कंपोनेंट कितना होगा, तो वो कैसे पता करना है, तो इसके फाइनल पोजीशन से आप पहले एक लाइन ड्रॉप करनी है जो पैरेलल टू द अदर एक्सिस, जो z एक्सिस बच गई उसके पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ड्रॉप हुआ, अब इस पॉइंट से आपको यहाँ पर एक लाइन बनानी है x एक्सिस पर। अब लाइन कैसे बनानी है, तो वो जो दूसरी एक्सिस है उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से x एक्सिस पे मैंने लाइन ड्रॉ की जो y के पैरेलल है, और फिर इस पॉइंट से हम y पे लाइन ड्रॉप करेंगे जो किसके पैरेलल है, x के, ठीक है। अब ये जितनी लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, तो ये मैं बता सकती हूँ कि ये यहाँ से लेके इस O तक, तो ये x एक्सिस पर है, ठीक है, चाहे इसको बोल दीजिए, तो सेम है, पैरेलल है, लेंथ सेम रहेगी। तो ये क्या है, हमारा u का x कंपोनेंट है, तो इसको हम मैं लिख रही हूँ u सबस्क्रिप्ट x से। ये जो लेंथ आपको दिख रही है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ O से लेकर इस रेड डॉट तक, ये क्या है, u का y कंपोनेंट है, और z कंपोनेंट दैट मीन्स हाइट कितनी होगी, तो इस a से लेकर यहाँ पर जो आपने लाइन ड्रॉप की थी वो जहाँ मीट कर रही है एक्स वाई प्लेन पे, जहाँ जिस पॉइंट पे आके मिले उस हाइट को आपको मेज़र करना है, वो z कंपोनेंट है। तो आपका जो वेक्टर u है वो कैसे लिखेंगे आप, u x यहाँ पर मैंने फर्दर लिखा है कि x के अलोंग i वेक्टर लिखा है, y के अलोंग j और z के अलोंग k, दैट मीन्स i j k जो है वो बेसिस वेक्टर है, जिनको आप यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये बेसिस वेक्टर है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, u कैसे आपको मिल रहा है, ये वेक्टर कैसे मिल रहा है, जब आप x एक्सिस के अलोंग कितना चले हैं, ux स्टेप्स चले हैं, ठीक है। तो ux किसके अलोंग चलना है, i वेक्टर के अलोंग। अब ux तो लेंथ है, लेकिन किसके अलोंग आपको मूव करना है, x एक्सिस के अलोंग, तो उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा i से। इसका मतलब है आप x एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी तो लेंथ कितनी है, 1 है, तो ये तो मल्टीप्लाई करके कितनी लेंथ बनेगी, ux ही बनेगी, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग आपको कितना चलना है, uy स्टेप, लेकिन किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, तो आपको j से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर uz इतना आपको लेंथ चलना है अलोंग द z एक्सिस। तो ये आपका वेक्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है, और ये इसके कंपोनेंट है ux uy uz, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो ब्लू से दिख रहा है ये पुराना वाला है ही, अब जो रेड और ऑरेंज जो कलर से आपको लाइंस दिख रही है ये हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो y एक्सिस ये पुरानी वाली थी, इसको हमने थोड़ा रोटेट किया है, और जो नई वाली ऑरेंज जो आपको एरो दिख रही है ये y बार है,
z ये वर्टिकल आपको दिख रही थी एक्सिस, इसको हमने चेंज कर दिया और ये z बार हमने बना दिया, और x और x बार सेम ही है, x को हमने चेंज नहीं किया है। तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस क्या थी, x y z, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस क्या है, x बार इज सेम एज x, y बार एंड z बार। अब देखिए यहाँ पर द वेक्टर इज सेम, वेक्टर तो अभी भी वही है, वेक्टर को आपने चेंज नहीं किया। अगर आप इस पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम हटा दें तो ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं हम, इस पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम को, अगर आप सोचिए इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। ये जो ब्लू एरोज़ हैं इनको आप एक बार इग्नोर करिए, ठीक है। तो आपको ये 3 जो ऑरेंज एरोज़ हैं ये दिखनी चाहिए और ये वेक्टर दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इस वेक्टर के कंपोनेंट अगर आपको निकालने हैं तो आप फिर से क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से एक्स वाई प्लेन, अब एक्स वाई प्लेन नहीं है मेरे पास, एक्स बार वाई बार प्लेन है। एक्स बार वाई बार प्लेन में एक लाइन ड्रॉप करनी है जो किसके पैरेलल होनी चाहिए, जेड बार की। तो ये लाइन जेड बार के पैरेलल, अभी ये तो जेड के पैरेलल है लेकिन मुझे जेड बार के पैरेलल करनी है, तो मुझे कुछ थोड़ी सी यूँ टेढ़ी सी आपको मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर आके ड्रॉप होगी, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगा, u का z कंपोनेंट, ये हो जाएगा u का z कंपोनेंट। जो पहले ये वर्टिकल लेंथ थी अब ये इसमें कन्वर्ट हो गई। फिर आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट से x बार एक्सिस पे क्या डालेंगे, लाइन ड्रॉप करेंगे जो किसके पैरेलल होगी, y बार की। तो y बार के पैरेलल आपको लाइन बनानी है, तो y बार के पैरेलल कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब ये पैरेलल आपको दिख रही होगी, ये डॉटेड, और ये तो ये जो कंपोनेंट होगा ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, x बार पे मिल रहा है ना। तो जहाँ पे ये x बार एक्सिस को कट किया तो O से लेकर इतनी जो लेंथ है ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, u x बार, ठीक है। इसको u z बार लिख दीजिए। और ये जो लेंथ है ये क्या हो गई, u y बार। या तो इसको बोल दीजिए या फिर आप O से यहाँ तक मेज़र कर लो, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, अगर y बार पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो इस पॉइंट से, ये जहाँ पे आपने ड्रॉप किया था इसको हम P बोल देते हैं, ठीक है। इस P पॉइंट से y बार को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो आपको y बार एक्सिस पे आपको लाइन ड्रॉप करनी है, किसके पैरेलल होना चाहिए, x बार एक्सिस के। तो x बार एक्सिस के पैरेलल कुछ ये लाइन मिलेगी, ये देखिए ये दोनों पैरेलल ही है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये कौन सी लेंथ है, ये लेंथ है u x बार की, सेम है। यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लो या फिर इस पॉइंट से यहाँ तक मेज़र कर लो। और ये जो ऑरेंज O से लेकर ऑरेंज y बार एक्सिस पर यहाँ तक की लेंथ, या फिर ये पॉइंट से ये वाली लेंथ, ये क्या है, u y बार। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, u x बार i बार प्लस u y बार j बार प्लस u z बार k बार। तो जब हमने x y z एक्सिस को चेंज किया x बार y बार z बार में, तो आप देख पा रहे हैं कि कंपोनेंट पूरे चेंज हुए। यहाँ से मैंने बना के बताया, पहला कंपोनेंट क्या था, पहले तो u z कंपोनेंट ये हाइट थी, लेकिन अभी u z बार ये हाइट हो गई, अलग हो गई। इसका मतलब u z और u z बार सेम नहीं है। इस तरीके से ये जो लेंथ थी, ये ग्रीन जहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो मैं मूव कर रही हूँ इसको कर्सर को, तो ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, u y को। लेकिन अभी u y बार ये वाला कंपोनेंट है, y का कंपोनेंट चेंज हो गया। सेम u x इतना था, अभी u x बार बढ़कर इतना हो गया, ठीक है। तो वो लेंथ यहाँ पर तो देखो एक्सिस सेम है, स्टिल इसका कंपोनेंट चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट को चेंज किया है। तो कोऑर्डिनेट को चेंज किया, इसका मतलब इसके यूनिट वेक्टर भी चेंज हुए होंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को भी मैंने चेंज करके लिखा है। तो जब आप यूनिट वेक्टर को चेंज कर रहे हैं तो कंपोनेंट भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बट इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको वेक्टर u ही मिलेगा, क्योंकि u में तो आप देखिए कहीं आपने चेंज नहीं किया, u को आपने मूव ही नहीं किया है, उसको हमने हिलाया नहीं है, ठीक है, वो एज इट इज़ रहा है। तो यही बोला जाता है कि टेंसर जो है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इनवेरिएंट रहेगी, चेंज नहीं होगी अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो चेंज होंगे वो उसके कंपोनेंट चेंज होंगे। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पर जो आपको ब्लू एरो दिख रही है, ठीक है, वो तो है हमारा x एक्सिस, ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, और ये है y एक्सिस, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। अभी x y जो है ये हमारा ओल्ड सिस्टम है, ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर रही हूँ, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने चेंज कर दिया। x एक्सिस को हमने थोड़ा सा मूव किया, रोटेट किया है, और हमने नई एक्सिस बना दी x बार, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ऑरेंज
एरो से जो दिख रही है, और ये बना दी y को भी थोड़ा रोटेट करके हमने y बार एक्सिस बना दी, ठीक है। तो इसका मतलब x बार y बार जो है वो हमारा न्यू सिस्टम है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके जो बेसिस वेक्टर है एक्स वाई, अभी हम डायमेंशन कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। डायमेंशन हमारा इस एग्जाम्पल में कितना हम लेके चल रहे हैं, 2, ठीक है। एक्स वाई ओल्ड सिस्टम है, एक्स बार वाई बार जो है वो न्यू सिस्टम है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप बेसिस वेक्टर देख सकते हैं, ये E1 है। E1 जो है ना ये ओरिजिन है, ठीक है। O से लेकर ये रेड डॉट तक आपको जो दिख रही है लेंथ, ये क्या है, इसका बेसिस वेक्टर है। ये लेंथ, ये कितनी लेंथ है, E1, इसको E1 से डिनोट किया है। E1 वेक्टर है, तो E1 वेक्टर में तो लेंथ होती है और उसके साथ डायरेक्शन। तो ये जो इस ब्लैक डॉट से रेड डॉट तक की तो इसकी लेंथ हो गई, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये E1 इसको डिनोट कर रहा है। वाई एक्सिस के लिए जो बेसिस वेक्टर है वो E2 है, और E2 की लेंथ कितनी है, O से ये यहाँ तक, ये बेसिस वेक्टर है इसका, ठीक है। सेम जो न्यू सिस्टम है एक्स बार और वाई बार, उसके लिए मैंने बेसिस वेक्टर्स जो माने हैं वो E1 बार एंड E2 बार माना है। E1 बार कहाँ तक लिया गया है, E1 बार लिया गया है इस O से लेकर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, और E2 जो लेंथ है बेसिस वेक्टर वो है इस O से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है ना, मैं E1 बार को लिखना चाह रही हूँ E1 और E2 की टर्म में। किसकी टर्म में, मुझे E1 बार को लिखना है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये एक वेक्टर मान के चलिए, हम किस में चल रहे हैं, अभी हम मान लो कि आपके पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका मतलब इन एक्स बार वाई बार को भूल जाइए आप, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग E1 है, और वाई को हम किस में मेज़र करेंगे, इन टर्म्स ऑफ E2 मेज़र करेंगे, ठीक है। अब मैंने एक वेक्टर लिया जो O से लेकर इस ब्लैक इस डॉट तक है, और इसको हमने क्या नाम दिया है, E1 बार। तो E1 बार को मुझे लिखना है, तो मैं E1 और E2 की टर्म्स में लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी वेक्टर को आप इन दो बेसिस डायमेंशन 2 है तो E1 और E2 की टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। E1 बार को बनाने के लिए कितने E1 चाहिए और कितने E2 चाहिए आपको, वो आपको देखना होगा। तो E1 बार जो है वो E1 और E2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉप करनी है। यहाँ से आप लाइन ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो ये जो O से लेकर इतनी लेंथ हुई यहाँ तक की, ठीक है। तो ये लगभग आपको कितना दिख रहा है, यहाँ तक रेड तक तो एक E1 है, और ये लगभग आपको डबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कितनी लेंथ हो गई यहाँ तक, 2E2। इसका मतलब E1 बार को बनाने के लिए हमको 2E2 की ज़रूरत पड़ी, सॉरी 2E1, ये E1 है राइट, 2E1 प्लस, अब आपको देखना है कि E1 बार को बनाने के लिए हमें कितने E2 की ज़रूरत पड़ी। तो आपको क्या करना है, इससे इस पॉइंट से आपको वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉप करनी है। किसके पैरेलल होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के, हमेशा जो दूसरी एक्सिस बच गई उसके पैरेलल। जैसा 3D में भी हमने देखा था वैसे ही यहाँ भी करना है, ठीक है। तो कितने की ज़रूरत पड़ रही है, एक ही बेसिस वेक्टर E2। तो क्या लिख दूँ, तो ये मैंने लिखा है E1 बार कितना है, 2E1 प्लस E2। अब हम लिखते हैं E2 बार। अब आपको क्या करना है, यही एक्स वाई प्लेन में, इसको अब भूल जाइए, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ये E2 वेक्टर जो कितना है, O से लेकर इस डॉट तक, ये E2 बार। E2 बार को बनाने के लिए आपको कितने E1 चाहिए और कितने E2 चाहिए। देखो E2 बार सबसे पहले तो इस साइड में है, तो Y की तो ये पॉजिटिव साइड में है, लेकिन X के कौन सी साइड में, ये नेगेटिव। तो x का जो नेगेटिव साइड है उसको मैंने फिर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और y का जो नेगेटिव साइड है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से, इस ब्लैक डॉट से आपको x एक्सिस पर भी एक लाइन ड्रॉप करनी है जो किसके पैरेलल हो, y के। तो जब आप लाइन ड्रॉप करेंगे तो आप खुद सोचिए, ये आप किस तरफ आ रहे हैं, x की नेगेटिव साइड आ रहे हैं। और आप अगर इस लेंथ को ध्यान से देखें O से यहाँ तक, तो कितना है, क्या ये E1 है, नहीं, ये हाफ ऑफ E1 है, आधा E1 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली वो स्केलिंग की नहीं है, लेकिन आपको ये कितना है, इस लेंथ, ये इतनी लेंथ है और इसका मैंने हाफ ही यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो ये कितना है, हाफ ऑफ E1 है, लेकिन E1 नेगेटिव साइड है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है, तो हम माइनस लगा देंगे, प्लस।
अब हमको क्या देखना है कि इस E2 बार को बनाने के लिए कितने मुझे E2 की ज़रूरत पड़ेगी, वाई एक्सिस पर मुझे कितना चलना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस डॉट से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये कितना चलना पड़ रहा है, तो मुझे पॉजिटिव एक्सिस में ही चलना है, इसका मतलब साइन तो पॉजिटिव ही आएगा। और कितने हैं ये लगभग, तो ये मैंने ना इसके 4 पार्ट किए हैं, ठीक है। अगर इक्वली जैसे इतना लग नहीं रहा है, लेकिन ये 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके लिखा है। तो ये कितना है 1/4 E2, आप समझ जाइए। ये थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं हम इधर, तो फिर ये हो जाता है इसके 4 पार्ट। तो 4 पोर्शन का मतलब 4 पोर्शन इसके होंगे 1 E2 के, ठीक है। तो ये कितना होगा 1/4 E2। तो यहाँ से E1 बार और E1 बार का जो कंपोनेंट आया, तो कंपोनेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे, वो कितना आया है 2 1, और E2 बार का जो कंपोनेंट आया है वो कितना आया है -1/2 एंड 1/4, ठीक है। और यहाँ से हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे, और उस मैट्रिक्स को मैं F से डिनोट कर रही हूँ। वो कैसे बनानी है आपको, 2 1, वो इन कोऑर्डिनेट को आप अरेंज कर दीजिए, -1/2 1/4, मतलब E1 बार का कोऑर्डिनेट पहले लिख दिया, फिर E2 बार का आपने कोऑर्डिनेट लिख दिया। इस F को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म, मैट्रिक्स ऑफ फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म। अब इस मैट्रिक्स का क्या, ये मैट्रिक्स किस तरीके से काम करेगी, ये अभी हम आगे जाके देखेंगे। अभी हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को बनाया कैसे है। F मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये मैट्रिक्स किसकी है, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म की। और इस मैट्रिक्स को कैसे हमने बनाया है, जो नए बेसिस वेक्टर है उनके कोऑर्डिनेट को अरेंज किया है। और उन बेसिस वेक्टर के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे हैं, इन टर्म्स ऑफ ओल्ड बेसिस वेक्टर की टर्म में लिखे हैं। ये सब ऐसी जो कैलकुलेशन है वो आपने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में करी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ऑपोजिट, अब अभी हमने क्या किया था, ये सब कैलकुलेशन की है जब हम क्या मान के चल रहे हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके चल रहे थे, और हमने 2 वेक्टर कंसीडर किए थे, E1 बार और E2 बार। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं, 2 बेसिस वेक्टर जो थे इनको वेक्टर मान के इनके कोऑर्डिनेट निकाले हैं। अब हम इसका उल्टा काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके चलेंगे, x बार y बार। अभी x y को भूल जाइए, अब x बार y बार कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके चलिए। तो अब हम चलेंगे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x बार y बार। तो ये जो x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, x बार y बार। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये एक्सिस ले ली x बार, ये y बार, ये आपका नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ऑरेंज कलर की एक्सिस से मैंने दिखाया है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, शेडेड स्ट्रेट लाइन, इनको एक बार इग्नोर करिए। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, x बार y बार सिस्टम है। और यहाँ पर आपके जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो कौन है, E1 बार एंड E2 बार। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है V, उसको आप किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, E1 बार एंड E2 बार, ठीक है। A टाइम्स E1 बार प्लस B टाइम्स E2 बार, मतलब E1 बार और E2 बार के कॉम्बिनेशन में। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मुझे क्या करना है, वेक्टर E1 जो है, कौन सा वेक्टर E1 वही वेक्टर है जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसमें x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर था, बेसिस वेक्टर था E1, उस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। इस E1 को हमको लिखना है E1 बार और E2 बार की टर्म में। तो ये जो ब्लैक एरो है O से E1, ये क्या है, पुराना जो x एक्सिस था वो तो हॉरिजेंटल था, उसके अलॉन्ग बेसिस वेक्टर था। इस E1 को हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ E1 बार एंड E2 बार, इन्हीं की टर्म में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस वेक्टर है। तो अब आप देखिए, E1 बार को लिखने के लिए आपको कितने E1 बार चाहिए और कितने E2 बार। तो हम क्या करेंगे, E1 का जो ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉप करेंगे x बार एक्सिस पे, लेकिन x बार एक्सिस पे वो लाइन ड्रॉप करेंगे जो पैरेलल क्या हो, y बार एक्सिस के। तो ये जो शेडेड लाइन दिख रही है ये आपको पैरेलल दिख रही है इस y बार के, और वो लाइन जो इस पॉइंट से पास हो, तो ये मैंने वही लाइन बनाई है। तो ये कहाँ पे जाके काट रही है x बार को, ये ब्लैक डॉट पे। तो ये जो लेंथ है ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, E1 का x बार एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो इतना होगा। तो ये कितना दिख रहा है, ये लेंथ कितनी है E1 बार, ये लगभग इसका कितना, कौन सा पोर्शन है, 1/4, ठीक है। तो हमने लिख लिया 1/4 E1 बार हमें चाहिए, प्लस अब हमें चाहिए कि कितने E2 बार चाहिए। इसका मतलब y बार एक्सिस पे
ये जो एरो है यहाँ से आपको लाइन ड्रॉप करनी है। तो वाई बार एक्सिस पे हम लाइन ड्रॉप करेंगे, तो वाई बार को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, ये इसका नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड ऊपर वाली है, नेगेटिव साइड ओरिजिन से नीचे वाली है, ये ओ जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ठीक है। तो आपको इस एरो से इस वाई बार एक्सिस पे लाइन ड्रॉप करनी है, किसके पैरेलल, एक्स बार के पैरेलल। तो देखिए ये एक्स बार एक्सिस है और इसके मैंने एक लाइन पैरेलल बनाई हुई है, ये शेडेड लाइन जो दिख रही है, ग्रीन शेडेड लाइन, ठीक है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। और इस वाई बार एक्सिस को कहाँ पे जाके काट रही है, ये जो ब्लैक डॉट बनाया है। तो ये जो लेंथ है ना, ये ओ से लेकर ये इतनी लेंथ, ये सेम नहीं दिख रही, ओ से लेकर E2 बार सेम लेंथ आपको दिख रही होगी, मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। स्केलिंग यहाँ पर नहीं की है मैंने प्रॉपर, लेकिन लेंथ लगभग आपको समझ में आ रही होगी कि सेम लेंथ है, लेकिन नेगेटिव साइड है। तो -1 टाइम्स E2 बार, ठीक है। अब हम चलते हैं, E2 को लिखना है। अब हम कौन से वेक्टर को लिखना है, ये O से लेकर E2, ये वाला जो वेक्टर है। तो इसके लिए मैंने अलग डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये वाला जो है, ये लेंथ, यही लेंथ चाहिए, ये लेंथ आपको लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये पुराने एक्सिस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये पुरानी वाई एक्सिस को हमने रिमूव कर दिया, अब यहाँ से हम एक्स एक्सिस को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हमें इस E1 वेक्टर को भी मैंने कर दिया रिमूव। अब हमारे पास क्या है, एक्स बार वाई बार सिस्टम है, इसमें वेक्टर E2 है, जो E2 कौन सा वेक्टर है, बेसिस वेक्टर है, वाई एक्सिस जो पुरानी एक्सिस के अलॉन्ग बेसिस वेक्टर था उसको लिखना है। ये जो वेक्टर दिख रहा है इसको हमें लिखना है। तो किसी भी वेक्टर को हम E1 बार और E2 बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो इस E2 को भी लिख पाएंगे। तो E2 को लिखने के लिए मुझे कितने E1 बार की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूँगी, इस E2 का जो फाइनल पॉइंट है इससे हम एक लाइन ड्रॉप करेंगे एक्स बार एक्सिस पर और वाई बार एक्सिस पे। जब एक्स बार एक्सिस पे लाइन ड्रॉप करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि वो लाइन वाई बार एक्सिस के पैरेलल हो। तो मैंने एक लाइन बना दी वाई बार एक्सिस के, ये जो आपको दिख रही है ग्रीन शेडेड लाइन, ये वाई बार एक्सिस के पैरेलल बनाई है मैंने। और ये जहाँ पर भी कट करे एक्स बार को, ठीक है, यहाँ पर कट कर रही है, ये जो ब्लैक डॉट से मैंने बनाया है। तो ये जो लेंथ है, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ओ। तो ये जो लेंथ है ये इसका कंपोनेंट है एक्स बार के अलॉन्ग, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है कितना है, एग्जैक्टली हाफ है। देखो ये ओ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, E1 बार है। तो ये आपको लगभग दिख रहा होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वली दिख रहे हैं। तो ये 1/2 E1 बार प्लस, अब हमें क्या करना है, इसको ये इसी पॉइंट से हम लाइन ड्रॉप करेंगे वाई बार एक्सिस पे, लेकिन वो पैरेलल किससे होनी चाहिए, एक्स बार से। तो देखिए एक्स बार एक्सिस से हमने ये पैरेलल लाइन बनाई है और ये कहाँ पर जाकर काटेगी वाई बार को, तो वहाँ पर मैंने ब्लैक डॉट बना दिया है। तो ओ से लेकर ये इसको मिला दीजिए, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, इस E2 का कंपोनेंट, ठीक है, E2 का जो कंपोनेंट रहेगा वो। अब आपने देखा होगा E2 बार को, आप देखिए पीछे जाके यहाँ पर हट गया है, E2 बार जो था वो तो इतना सा है ये, और जब आप लाइन, ये इतनी लेंथ है और यहाँ पर देखिए ये तो लगभग डबल आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वो डबल ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2। तो अब आप इनको कंबाइन कर देते हैं। E2 को हमने कैसे लिखा है, हाफ E1 बार प्लस 2E2 बार। तो यहाँ से हमारे पास E1 का कंपोनेंट कितना आ गया, 1/4 एंड -1, एंड E2 का कंपोनेंट कितना आ गया, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, 1/2 एंड 2। तो यहाँ से भी आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसको हम मैट्रिक्स B से डिनोट कर रहे हैं। इन कंपोनेंट को आप अरेंज कर दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, 1/2 एंड 2। इस B मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब F और B में क्या रिलेशन है ये हम अब जानेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पर एक बार F मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और B को, क्योंकि हम दोनों को यूज़ करने वाले, 2 -1/2 1 एंड 1/4। और B जो मैट्रिक्स आई है बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की, 1/4 -1 एंड 1/2 2, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स आई, ठीक है। अब और हमारे पास ओल्ड सिस्टम के जो बेसिस वेक्टर है वो कौन से हैं, E1 एंड E2, और जो न्यू बेसिस वेक्टर है, इतनी जानकारी आपके पास है, ठीक है, वो E1 बार एंड E2 बार। अब मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर एज्यूम कर लेती हूँ E1 जो है
वो है 1,0। मैं स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलती हूँ क्योंकि जो सिस्टम है वो भी ऑर्थोगोनल सिस्टम है, ठीक है, और ऑर्थोगोनल सिस्टम ये स्टैंडर्ड बेसिस से जाना जाता है, ठीक है, इस बेसिस को। तो मैं E1 और E2 को लेके चल रही हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम नए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बेसिस वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं ओल्ड बेसिस वेक्टर की हेल्प से और इन मैट्रिक्स को यूज़ करके? तो हाँ, तो ये जो फॉरवर्ड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको हेल्प करेगी नए बेसिस वेक्टर को निकालने में। मतलब अगर आपके पास ओल्ड बेसिस वेक्टर है तो आप नए बेसिस वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एफ। किस तरीके से? देखिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैट्रिक्स एफ को E1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, 2 1 -1/2 1/4। फिर हम समझेंगे कि आखिर ये कर क्या रहा है, एफ और बी का क्या रोल है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो आएगा 2 और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ़ को E2 से। एफ़ को E2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 -1/2 1/4 और E2 है 0 1। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1/2 और ये आ जाएगा 1/4। तो ये आपके पास क्या आ गए, बेसिस वेक्टर आ गए। और ये जो बेसिस वेक्टर है ये हैं नए बेसिस वेक्टर E1 बार E2 बार, ठीक है। अब अगर आपके पास नए बेसिस वेक्टर है तो हम पुराने कैसे निकाल लेंगे, पुराने मतलब E1 E2, तो आप निकाल सकते हैं नए बेसिस वेक्टर को B की हेल्प से, ठीक है। B की हेल्प से हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, B को मल्टीप्लाई करूँगी E1 बार से, ठीक है। हम B को लिखते हैं वापस 1/4 -1 1/2 एंड 2, और जो E1 बार है, E1 बार हमने कितना निकाला है 2 and 1 2 1। अब इनको मल्टीप्लाई आप करिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 + 1/2 -1 × 2 आएगा -2, 2 × 1 आएगा +2। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 1 0, ठीक है। तो क्या ये E1 आ गया? यस। तो मतलब B जो हेल्प कर रहा है, B किस में हेल्प कर रहा है, नए बेसिस वेक्टर से ओल्ड बेसिस वेक्टर को निकालने में हेल्प कर रहा है। अगर आप B को E2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 -1 1/2 2, ठीक है। और E2 बार की वैल्यू कितनी थी, -1/2 एंड 1/4। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1/2 एंड 1/4 और आप कैलकुलेट करिए 1/4 × -1/2 हाउ मच, -1/8 + 1/8, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 + 1/2, तो ये कितना आ रहा है 0 1, और वही क्या है हमारा E2। इसका मतलब ये हुआ कि बैकवर्ड B जो है, ये मैट्रिक्स ऑफ बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें क्या निकालने में हेल्प कर रही है, ये न्यू बेसिस वेक्टर टू ओल्ड बेसिस वेक्टर, ठीक है। B जो है वो न्यू बेसिस वेक्टर से ओल्ड बेसिस वेक्टर की तरफ जाएगी। और F जो है फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, तो फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, F को E1 से, मतलब E1 E2 नोन है, और E1 E2 की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, E1 बार E2 बार, मतलब ओल्ड टू न्यू जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ओल्ड बेसिस वेक्टर टू न्यू बेसिस वेक्टर निकालने में हेल्प करेगा। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन न्यू बेसिस वेक्टर फ्रॉम ओल्ड बेसिस वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। और जब आप देखेंगे कि जो B है मैट्रिक्स ऑफ बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या है, F इन्वर्स है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्स टू ईच अदर है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। अब मैं एक वेक्टर लेके चलती हूँ, लेट V = 3, -2, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं दोनों बेसिस में, ठीक है। पहले ओल्ड बेसिस में हम चलते हैं। ओल्ड बेसिस में क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बेसिस लिया हुआ है तो वहाँ पर आप V को लिख सकते हैं 3 टाइम्स E1 + -2 टाइम्स E2, क्योंकि वो 1 0 है, 0 1 है, तो आंसर देखिए 3 टाइम्स 1, 0 -2 टाइम्स 0, 1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 -2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब V के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3 एंड -2, ये कोऑर्डिनेट हो गए ओल्ड बेसिस में, ठीक है। अब हम करते हैं न्यू बेसिस। न्यू बेसिस का मतलब है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में
3 - 2 इस वेक्टर के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ए बी मान लेते हैं, ए टाइम्स E1 बार प्लस बी टाइम्स E2 बार। अब ए टाइम्स E1 बार कितना था, तो E1 बार को हम देख लेते हैं, E1 बार है 2,1 प्लस बी टाइम्स E2 बार कितना है -1/2 1/4 -1/2 1/4। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2a - b/2 = 3। ठीक है, इस कंपोनेंट से इक्वेट करेंगे, a + b/4 = -2। इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा और फिर ऐड कर देंगे तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, 2a + 2a 4a, 4a = -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। a की वैल्यू -1/4 आ गई तो b कितना आ जाएगा, जब आप यहाँ पे -1/4 रखोगे तो -1/2 मिलेगा, इधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या कंपोनेंट मिले, -1/4 एंड -7। तो मैं यहाँ पर v के नए कंपोनेंट लिख रही हूँ इन न्यू सिस्टम, ये ओल्ड सिस्टम में थे। ठीक है, तो न्यू सिस्टम में हमारे पास क्या कंपोनेंट आए, -1/4 एंड -7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बेस जो बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स थी उसको लीजिए आप और उसको मल्टीप्लाई करिए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, v से। ठीक है, वेक्टर v से, तो b को मैं लिखती हूँ 1/4 -1 1/2 2। पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये वेक्टर लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 -1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 -4, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 एंड -7। तो ये क्या आया, देखिए b को मल्टीप्लाई किया, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो किसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, v के कोऑर्डिनेट हैं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ये तो क्या मिल गए, v के नए कोऑर्डिनेट मिले, नए कंपोनेंट जो वो मिले हैं आपको, कंपोनेंट ही कहेंगे इनको, तो ये कंपोनेंट्स मिल गए। ठीक है, जब b को यूज़ किया, अगर v हम करते तो f को v के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते, f लिखिए आप, तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये है बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स और ये v का कौन सा कंपोनेंट है, v का ओल्ड कंपोनेंट है, v का ओल्ड कंपोनेंट हमने यूज़ किया बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तो हमको v का न्यू कंपोनेंट मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगी, f के साथ v का न्यू कंपोनेंट लूँगी, तो मैट्रिक्स f ले रही हूँ, f का मतलब 2 1 -1/2 1/4। इस मैट्रिक्स के साथ हम क्या ले रहे हैं, v का नया कंपोनेंट, इसका मतलब -1/4 -7, और मल्टीप्लाई करिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 प्लस 7/2 एंड -1/4 -7/4। सिंप्लीफाई करते हैं, 6/2 मतलब 3 -8/2 मतलब -2, इसका मतलब 3 और -2, ये तो क्या है, v का ओल्ड कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पर b मैट्रिक्स से ओल्ड कंपोनेंट से आप कहाँ पर जा रहे हैं, न्यू पे, इसका मतलब b किस में हेल्प कर रही है, ओल्ड कंपोनेंट टू न्यू कंपोनेंट। ठीक है, और f जो मैट्रिक्स है वो हेल्प कर रही है न्यू कंपोनेंट से ओल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए रोल रिवर्स हो गया, जब आप बेसिस वेक्टर में देख रहे थे तो b जो है मैट्रिक्स वो न्यू बेसिस वेक्टर को ओल्ड पे ले जा रही थी, न्यू से ओल्ड पे ले जा रही है। अब b क्या कर रही है, ओल्ड कंपोनेंट को न्यू में चेंज कर रही है, और f ने क्या कर दिया, f यहाँ पर ओल्ड बेसिस वेक्टर को न्यू पे ले जा रहा था और यहाँ पर न्यू कंपोनेंट को ओल्ड कंपोनेंट में चेंज कर रहा है। इसका मतलब f और b के जो नेचर है, मतलब f और b मैट्रिक्स है, या मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने t कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, मतलब पहले ये वाला आपका सिस्टम था, अब आपने चेंज कर दिया, t अप्लाई किया अपने पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, और आपने क्या किया, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ले आए x बार y बार की फॉर्म में। ठीक है, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बेसिस वेक्टर है वो और जो कंपोनेंट है वो अपोजिट वे में चेंज हो रहे हैं। जब आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, तो बेसिस वेक्टर जिस वे में चेंज हो रहे हैं और कंपोनेंट
उसके ऑपोजिट वे में चेंज हो रहे हैं। इससे क्या होगा, उनका जो इफ़ेक्ट होगा वो कैंसिल हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो वेक्टर होता है v वेक्टर, इट रिमेन्स इनवेरिएंट। ठीक है, ये क्या रहता है, इनवेरिएंट, या फिर यहाँ पर तो हमने वेक्टर को लेके किया है, ठीक है, इनवेरिएंट। अगर वेक्टर इज़ ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ टेंसर, इट इज़ टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हायर ऑर्डर टेंसर के लिए भी देख सकते हैं कि वो हमेशा इनवेरिएंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी अगर टेंसर है तो उसके बेसिस वेक्टर और उस टेंसर के कंपोनेंट चेंज होंगे, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चेंज होंगे और ये उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होंगे, जिससे उनका जो इफेक्ट है इट विल कैंसिल आउट और टेंसर विल रिमेन इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।